आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या मागधी? सुगर रामचरितमानस जो है ना, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली? खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। तीसरा प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। तीसरा प्रश्न रहेगा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि, खरुष्ट लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि? जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा। शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बांग्ला, उर्दू या हिंदी? देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो गाइस देवनागरी लिपि जो है ना, ये हिंदी भाषा की लिपि है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, छा वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस श, क प्लस चा, क प्लस छ, क प्लस शा? छा वर्ण किसके योग से बना है? सो गाइस छा वर्ण जो है ना, का प्लस श षटकोण के योग से बना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं ता, था, दा, धा और ना। ता भी हो जाएगा, ता था ना भी हो जाएगा, दा भी हो जाएगा, लेकिन टा नहीं होगा। टा, ठा, डा, डा, ढा। लास्ट वाला आपका बचता है टा, जैसे कि टा हो गया, ठा हो गया, टा ठा, डा हो गया, ढा ढक्कन हो गया और ड़ा खाली। ये आपके मूर्धन्य में व्यंजन हो जाएंगे, लेकिन ता, था, दा, धा, ना ये आपके दंत व्यंजन हो जाते हैं। तो टा जो है ना, ये दंत वर्ण नहीं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है इसकी का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? जैसे कि का, खा, गा, घा और डा, ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ओष्ठ से पा, फा, बा, भा और मा, ये ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? पा, टा, दा या था? कौन सा वर्ण घोष है? सरल शब्दों में आपको याद रखना है कि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। एक होता है घोष और एक होता है अघोष। अघोष वर्ण की अगर मैं बात करूं तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऑप्शंस में क्या है? पा, टा, दा या था? कौन सा वर्ण घोष है? सो गाइस दा जो है ना, ये आपका घोष वर्ण हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा सी वाले ऑप्शंस पर। अगला प्रश्न देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 13, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द की पहचान करनी है आपको। तो देखिए, शीर्षक अगर आप लोग लिखते हैं ना, तो शीर्षक को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो शीर्षक ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल की अगर मैं बात करूं तो मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है? मंत्रिमंडल को लिखने का तरीका क्या है? इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो मंत्रिमंडल अगर आप लोग लिखते हैं तो मंत्रिमंडल को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा।
मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा अतिथि। तो अतिथि की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? अगर आप अतिथि लिखते हैं तो अतिथि लिखने का तरीका क्या है? देखिए अतिथि अगर आप लोग लिखते हैं तो अतिथि जो है ना ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। पूर्ति कैसे लिखा जाता है? पूर्ति को लिखने का तरीका क्या होगा? देखिए पूर्ति अगर आप लोग लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पूर्ति की शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी। तो पूर्ति ऐसे लिखा जाता है। इसमें ना कोई आप परिभाषा आप लोगों को याद करना होता है, ना कोई इसमें की कोई ट्रिक होती है, समझने का फेर होता है। तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। निश्चितता। तो निश्चितता कैसे लिखा जाता है? तो निश्चितता को लिखने का जो तरीका है ना, इसकी जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वो ये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि महाधन आत्मा। महाधन आत्मा से क्या शब्द बनेगा? तो महाधन आत्मा से शब्द बन जाएगा महात्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। रमाधन ईश। तो रमाधन ईश रमेश, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? तो इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ और इसको मान लिया जाएगा बड़ी ई। तो बड़ा प्लस बड़ी मिलकर क्या बना? अय बन गया। जब अय बन गया तो नियम के अनुसार अय किस में आता है? गुण स्वर संधि में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च धन आरण, उच्चा धन रण, उच्चा धन रण, उत धन चारण। तो उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत धन चारण। ता में आपको हलंत दिख रहा होगा। कल मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर हलंत दिखे तो वो आपकी हो जाती है व्यंजन संधि। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो उच्चारण में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास? अब देखिए रसोई अलग है और घर अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द बन गया रसोई घर। तो आप ये भी कह सकते हैं रसोई का घर, कर्ता ने कर्म को का। ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर याद ना हो तो इसे याद कर लीजिए। रसोई का घर, तो इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नीलगाय में कौन सा समास होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? नीलगाय, तो नीलगाय में कौन सा समास हो जाएगा? नीलगाय में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि आप हार्ड भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और सिंपल भी क्वेश्चन करिए, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर आपका होता है बहुप्रिय समास। तो पीतांबर में हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास, यानी यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर जो मेन कॉमन है वो है पर। कारक के बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर। तो पर किस में आता है? अपादान में आएगा, अधिकरण में आएगा, संप्रदान में आएगा या संबंध में आएगा? तो पर किस में आता है? पर आता है अधिकरण, अधिकरण मैं पर। और कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और आंसर तुरंत निकल आया। जैसे कि यहाँ पर से है तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो वह घर से बाहर गया। तो इसमें से जो है वो मेन कॉमन है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान से। तो अपादान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई? सोम, हुताशन, अच्छी, आलय। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है हुताशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, पीयूष, जलधि, जलद। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गैस कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज। तो राइट आंसर आप किसकी इशारा कर रहा है? राइट आंसर इशारा कर रहा है जलज पर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए वाले ऑप्शन पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा।
इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बाजीगर, राजराज, मधुबा, विनायक। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है मधुबा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नग, निकेतन, इला या विहार। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है कि हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विहग, खग, हंस या मृग। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हरिण का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों मृग। करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर, मृग। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकार, परोपकार, अपकार, इति। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती, ना पर्यायवाची शब्द के लिए कोई ट्रिक है, ना विलोम शब्द के लिए कोई ट्रिक है, ना परिभाषा है। इसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए आप लोग। तो उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो उपकार का विलोम शब्द होता है गाइस अपकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, आगत का विलोम शब्द क्या होता है? अनागत, विगत, स्वागत, विरत। आगत का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों अनागत। आगत, अनागत यानी कि इसका उल्टा, यानी कि इसका अपोजिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 29वां क्वेश्चन देखेगा, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? आपेक्ष, निरपेक्ष, असापेक्ष, कुसापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न क्या है, स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है? भूलना, अस्मरण, विस्मरण, सुस्मरण। स्मरण का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों विस्मरण। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। अच्छा, अथ का विलोम शब्द क्या होता है? पथ, अंत, प्रारंभ या अनुपकार। अथ का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों अनुपकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अथ का इति होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें अनुपकार दिया है। अथ का वैसे इति होता है विलोम शब्द। शायद मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से गलत है। 32 से 36 निम्नलिखित वाक्यों वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा। प्रश्न है, जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय। जिसमें संदेह ना हो इसको क्या कहते हैं? तो जिसमें संदेह ना हो उसको कहते हैं असंदिग्ध। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न क्या है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, तो गाइस जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको हम कहते हैं अभियुक्त। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा सी वाले ऑप्शन पर। ठीक है। 34वां प्रश्न, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, विलुप्त। जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहते हैं? जो आंखों के सामने हो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? वडवानल, दावानल, विराग्नि, जठराग्नि। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? सो जंगल में लगी आग को हम कहते हैं दावानल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 36वां प्रश्न है, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? जो कानून के विरुद्ध हो उसको हम गैस कहते हैं अवैध। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, प्रश्न हमारा है, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य, संयुक्त, सरल या कठिन। तो इसमें वाक्य आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मोहन को हिंदी भी पढ़नी है और पढ़ने के लिए वह शास्त्री जी के यहाँ पर गया, इसलिए संयुक्त वाक्य हो जाए। क्योंकि मिक्सचर, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य या लघु वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्योंकि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी पर।
39वां क्वेश्चन देखेगा। 39वां प्रश्न हमारा है गाइस कि छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ क्या होता है? घबरा जाना, परिश्रम करना, बहुत परेशान करना, दुखी होना। छाती पर मूंग दलना, तो छाती पर मूंग दलना इसे आप कह सकते हैं बहुत परेशान करना। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जान पर खेलना, इसका अर्थ क्या होता है? जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना, हार मानना। जान पर खेलना, इसका अर्थ क्या होता है? तो जान पर खेलना यानी कि जोखिम उठाना। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कान में तेल डालना का अर्थ क्या होता है? कान की बीमारी, कान ना सुनना, चुप बैठ जाना, बहरा होना। कान में तेल डालना, इसका मुहावरा क्या होता है? कुछ ना सुनना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 42वां क्वेश्चन हमारा है 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना, दौड़ना, गायब होना, साथ छोड़ना। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों भाग जाना। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न देखेगा, गांठ में बांधना अर्थात खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठना, मजबूत बनाना। गांठ में बांधना, इसका अर्थ क्या होता है? तो गांठ में बांधना इसे आप कह सकते हैं खूब याद करना। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अब यहाँ से देखिए आपके विलोम शब्द स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखेगा, आगमन का विलोम शब्द क्या होता है? प्रस्थान, आगत, आहूत, अनाहूत। आगमन का विलोम शब्द होता है प्रस्थान, यानी इसका अपोजिट, यानी इसका उल्टा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? भावी, विगत, अवश्य भावी, भव्यता। आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? सो गाइस आगामी का विलोम शब्द होता है विगत। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आदि का विलोम शब्द क्या होता है? आरंभ, अंत, श्री गणेश, समापन। आदि का विलोम शब्द क्या होता है? तो आदि का विलोम शब्द होता है अंत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। आगे का विलोम शब्द क्या होगा? आदि, अभ्यस्त, आरंभिक, अंत्य, अंत्यज। तो राइट आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? लौकिक, सांसारिक, पारिवारिक, भौतिक। आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है भौतिक। तो डी ऑप्शंस राइट हो जाएगा। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है? नवीन, नवोदय, प्राचीन, अर्वाचीन। आधुनिक का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों प्राचीन। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है? क्रूर, निरक्षर, खल, साक्षर। तो सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो सज्जन का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों खल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जरा का विलोम शब्द क्या होता है? थोड़ा, यौवन, जला, अल्प। तो जरा का विलोम शब्द क्या होता है? तो जरा का विलोम शब्द होता है यौवन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी।